हेलो फ्रेंड्स। चलिए विलियम वर्ड्सवर्थ पर हम ये जो हमारा लेक्चर चल रहा है, ये सीरीज चल रही है एमसीक्यू सीरीज, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अप टू 200 क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज, वो जो सॉलिटरी रीपर थी, सॉलिटरी जो गर्ल थी, वो कहाँ से थी? अ गर्ल फ्रॉम आयरलैंड, स्कॉटलैंड, अरेबियन सेंट्स, या नन ऑफ दीज। तो बताइए फ्रेंड्स, डेफिनेटली वो जो गर्ल थी वो कहाँ से थी? वो थी स्कॉटलैंड से। अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। हु वॉज द पोएम द रेवरी ऑफ पुअर सुसैन रिटन बाई वर्ड्सवर्थ? व्हेन वॉज द पोएम? कब लिखी? व्हेन वॉज द पोएम द रेवरी ऑफ पुअर सुसैन? ऑन विजिट टू फ्रांस, व्हेन ही वॉज ए स्टूडेंट, व्हेन ही वॉज स्टडीइंग लंदन, और नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, जो रेवरी ऑफ पुअर हुसैन की बात करें तो वो लंदन में जब पढ़ रहे थे तब उन्होंने इस पोएम को लिखा था। अबाउट विच पोएम वर्ड्सवर्थ सेड, किस पोएम के बारे में कहा उन्होंने कि इट्स सब्जेक्ट इज पार्शियली टू एक्सपोज द वाइसेस ऑफ पीनल लॉ एंड द कैलेमिटीज ऑफ वॉज दैट दे अफेक्ट इंडिविजुअल्स। और किसको बताता है इसका सब्जेक्ट? वो एक्सपोज करता है वाइसेस को ऑफ द पीनल लॉ। जो पीनल लॉ है उस लॉ के वाइसेस को वो एक्सपोज करता है, और कैलेमिटीज़ को जो इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करती हैं। तो कौन सी पोएम की बात हो रही है फ्रेंड्स? गिल्ट एंड सोरो। अब देखिए, पीनल लॉ की बात हो रही है तो गिल्ट और सोरो की ही बात होगी, बाकी तो इनमें तो कोई मतलब है नहीं इस टाइप की थीम का। विच टाइम पीरियड इज कॉल्ड द ग्लोरियस डिकेड ऑफ वर्ड्सवर्थ करियर? वर्ड्सवर्थ के करियर का ग्लोरियस डिकेड कहा जाता है 1797 से लेके 1807 तक। क्लियर फ्रेंड्स? चूँकि 1798 में जो था भाई लिरिकल बैलेड पब्लिश हो गया है इनका, तो बस लिरिकल बैलेड से ही आपको सन याद रख लेने हैं सब। विच वर्क ऑफ द वर्ड्सवर्थ कैन ओनली बी कॉल्ड सब्जेक्टिव ऑटोबायोग्राफी? सब्जेक्टिव ऑटोबायोग्राफी की अगर बात करें फ्रेंड्स तो लूसी पीटरबेल बैलेड्स, तो इनमें तो कोई है ही नहीं भाई। सब्जेक्टिव ऑटोबायोग्राफी की बात कर रहे हैं तो फिर प्रिल्यूड की बात हमें करनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द थर्ड स्टेज ऑफ वर्ड्सवर्थ लव ऑफ नेचर? थर्ड स्टेज के बारे में कौन सी बात सही है? एनिमल मूवमेंट एंड कोर्सर प्लेजर्स, स्टेज ऑफ mere sensibility devoid of thought, nature became the nurse, guide and guardian of his heart, और sweet and fanciful like child's dream। तो फ्रेंड्स, लव ऑफ नेचर की बात करें, थर्ड नेचर की बात करें तो डेफिनेटली जब नेचर क्या हो गई, गाइड, गार्जियन और नर्स बन जाती है, तब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। विच पोएम डिस्क्राइब्स वर्ड्सवर्थ पैंथेस्टिक फिलॉसफी? पैंथिक इस फिलॉसफी कौन सी पोएम बताती है? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स कौन सी बताती है? गिल्ट एंड सोरो, ओड, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी, द प्रिल्यूड और टिंटन एबी। देखिए, पैंथेइस्टिक फिलॉसफी यानी ईश्वर, प्रकृति में ईश्वर को देखना, उस फिलॉसफी की अगर बात करते हैं तो वो दिखाई देती है हमें टिंटन एबी में। क्लियर फ्रेंड्स? विच पोएम, विच फॉर्म ऑफ पोएट्री इज द पोएम द सॉलिटरी रीपर? किस फॉर्म में सॉलिटरी रीपर लिखी गई है? ओड, बैलेड, लिरिक और इलेजी। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ना ओड है, ना बैलेड है, ना इलेजी है, एक लिरिक है। लिरिक के रूप में सॉलिटरी रीपर लिखी गई है। और फिर आगे क्वेश्चन, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी कौन सी पोएम में है फ्रेंड्स? टिंटन एबी, रेक्लूज, इमॉर्टलिटी ओड या प्रिल्यूड? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये कहाँ है? ये टिंटन एबी में है। क्लियर? अच्छा, टिंटन एबी कौन से वर्ष में लिखी गई है फ्रेंड्स? डेफिनेटली आप बता सकते हैं मुझे, ये कौन से में लिखी गई होगी? ये लिखी गई है ब्लैंक वर्स में।
और इसको एक ड्रामेटिक लिरिक कहा जाता है। कई मुझे ध्यान आ रहा है, कहीं क्वेश्चन आया है ये क्या कही जाती है। तो आंसर की बात करें तो ये जो है टिंटन एबी, ये एक ड्रामेटिक लिरिक भी कही जाती है। और वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न एट कोकर माउथ, कोकर हिल, कोकर पेट, कोकर वैली। तो कोकर माउथ जो कम्बरलैंड में है, वहाँ वर्ड्सवर्थ पैदा हुए थे। इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेड्स। तो फ्रेंड्स प्रीफेस की बात करें 1798 में तो लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुआ, और 1800 में इसमें प्रीफेस ऐड कर दिया, और 1802 में इसको क्या कर दिया था, थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन ऐड कर दी थी। और 1805 में क्या हुआ था, इसका चौथा एडिशन आया था। तो ये चारों सन इम्पॉर्टेंट हैं, पता लग गया कि सन में क्या क्या काम हुआ था। चलिए, एन इवनिंग वॉक इज़ रिटन बाय। इवनिंग वॉक क्या है, इनकी पहली फर्स्ट जो लॉन्ग पोएम है इनकी पब्लिश्ड पोएम, वो थी इवनिंग वॉक, एन इवनिंग वॉक। और कब आई थी फ्रेंड्स, 1793 में आई थी। और लिखा तो किसने था, डेफिनेटली वर्ड्सवर्थ की बात कर रहे हैं तो वर्ड्सवर्थ ने ही लिखी होगी। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी जब आप वहाँ एग्ज़ाम में आते हैं तो कई बार गलत कराते हैं। तो जो इजी क्वेश्चंस हैं उन पे ध्यान रखें, वो गलती ना होने पाए उन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी, देख लेते हैं फ्रेंड्स। थॉर्न, इडियट बॉय, सिमोन ली और बियॉन्ड। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स थॉर्न इन्होंने लिखी, इडियट बॉय भी लिखी, सिमोन ली भी लिखी, और बियॉन्ड इनका वर्क नहीं है। तो बियॉन्ड इनका नहीं है तो क्या है भाई, किसका है, ये जॉन गाल्सवर्दी का एक नॉवल है बियॉन्ड। क्लियर। चलिए, हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर इंड्यूरिंग मैन। किसने कहा है एंड्यूरिंग मैन, ये तो फ्रेंड्स जॉनसन, कीट्स, क्विंसी, कॉलेज, किसी ने नहीं कहा होगा, डेफिनेटली किसने कहा, कॉलेज ने कहा। और एक पोएम लिखी थी कॉलेज ने, वो विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर लिखी थी, टू विलियम वर्ड्सवर्थ। 1807 के आसपास ये पोएम लिखी गई थी, टू विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इस टू विलियम वर्ड्सवर्थ ने एस टी कॉलेज ने विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा था एवर इंड्यूरिंग मैन। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। इन विच पोएम द स्पीकर नरेट्स अ नाइट टाइम राइड टू द कॉटेज ऑफ हिज बिलवेड लूसी, who always looks as fresh as a rose in June। तो कौन सी पोएम की बात हो रही है, फ्रेश एज अ रोज इन जून। स्ट्रेंज फिट ऑफ पैसन हैव आई नोन, सी ड्वेल्ट अमंग द इंट्रोडन वेज, 3 years शी ग्रीव, अ स्लम्बर डिड माई स्पिट सील। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है फर्स्ट पोएम की, और क्या है, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ रोट हिज सीरीज ऑफ लूसी पोएम्स ड्यूरिंग अ स्टे विद हिज सिस्टर डोरोथी इन। वो कहाँ ठहरे हुए थे जब उन्होंने लूसी पोएम्स को लिखा, तो कहाँ ठहरे हुए थे फ्रेंड्स, हैम्बर्ग जर्मनी, बिटवीन 1798 टू 1801। यस फ्रेंड्स, जर्मनी में ही वो ठहरे हुए थे जब पोएम वो लिखी गई लूसी पोएम। तो पहले तो ऑप्शन वो याद रख लें, कंट्री जर्मनी में ठहरे हुए थे। अगर चारों ऑप्शन में जर्मनी आ जाए तो फिर आप ये याद रख लें हैम्बर्ग में ठहरे हुए थे। 1798 से लेके कई क्वेश्चन बन जाएंगे फ्रेंड्स, हैम्बर्ग, जर्मनी, और 1798 से लेकर 1801 तक। विच टू वर्ड्स राइम इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ डेफोडिल्स। डेफोडिल्स में कौन से दो वर्ड्स राइम करते हैं, बड़ा टफ क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ दे दिया डेफोडिल्स का। और डेफोडिल्स की फर्स्ट लाइन तो हमें याद करनी पड़ेगी, डेफोडिल्स क्या थी, जो डेफोडिल्स beside the lake beneath the tree, fluttering trees breeze, fluttering dancing, just a minute फ्रेंड्स गैस करते हैं। चलिए,
trees breeze fluttering dancing I and like glance and dance. Daffodils. Just a minute friends, just to recall. Besides the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the trees breeze. तो जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, मिल गया आंसर. आंसर है इसका ए, ट्रीज एंड ब्रीज. फर्स्ट संज्ञा की बात करें तो है लास्ट लाइन है, लास्ट वर्ड्स है उसके, एक ट्रीज है और दूसरा ब्रीज है. वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स द डैफोडिल्स अ होस्ट. होस्ट का क्या मतलब है? तो होस्ट का मतलब है समवन हु एंटरटेन्स बाय इनविटेशन, an organism that harbors another inside, a whole army of flowers and unruly crowd of passers. तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, डैफोडिल्स की बात करें, होस्ट की बात करें तो क्या है होस्ट? एन ए होल आर्मी ऑफ फ्लावर्स. वो क्या कहलाती है? होस्ट कहलाती है. What is the other name of the poem My Heart Leaps Up? My Heart Leaps Up क्या नाम है इस पोएम का? ये सब टाइटल है द रेनबो का. पोएट्री हु रोट इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स. किसने लिखा प्रीफेस बैलेड में? पोएट इज़ द मोस्ट फिलोसॉफिकल ऑफ ऑल राइटिंग. पोएट इज़ द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर. बड़ी प्यारी बात कही है फ्रेंड्स. पोएट्री इज़ द मोस्ट फिलोसॉफिक ऑफ ऑल राइटिंग. सभी राइटिंग्स में मोस्ट फिलोसॉफिक होती है और इमेज ऑफ मैन एंड नेचर पोएट्री होती है. तो डेफिनेटली वर्ड्सवर्थ ने कहा, लेकिन ये जो लाइन्स हैं इन दोनों लाइन्स को ध्यान रख लेना, बड़ी अच्छी लाइन्स हैं. ड्यू टू हिज एज हु बिकेम द ओनली लॉरेट टू राइट नो ऑफिशियल पोएट्री. नो ऑफिशियल पोएट्री की बात करें तो वर्ड्सवर्थ ने कोई ऑफिशियल वर्ड्स नहीं लिखे. अकेले लॉरेट रहे हैं जिन्होंने ऑफिशियल पोएट्री को नहीं लिखा. द लास्ट 3 लाइन्स फ्रॉम विच पोएम आर यूज्ड इन एन एपिग्राफ टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी. The last 3 lines from which poem are used as an epigraph to intimation of immortality. 3 लाइन्स कौन सी पोएम की यूज़ हुई हैं इमॉर्टलिटी के एपिग्राफ के रूप में? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है रेनबो की. रेनबो की लास्ट 3 लाइन्स एपिग्राफ के रूप में यूज़ हुई हैं. Which of the following poems Wordsworth has used subtitle Growth of a Poet's Mind? और ये सबटाइटल किसका रहा है फ्रेंड्स? Growth of a Poet's Mind. ये तो डेफिनेटली प्रिल्यूड का सबटाइटल रहा है, जो पब्लिश कब हुआ था फ्रेंड्स? 1850 में. कंप्लीट कब हुआ था? 1805 में. लिखना कब शुरू हुआ था? 1799 में. यानी 1799 से लिखना शुरू किया, 1805 में कंप्लीट हुआ और पोस्ट्यूमसली ये पब्लिश हुआ था आफ्टर हिज डेथ 1850 में. और हु डिसलाइक्ड वर्ड्सवर्थ यूज ऑफ फ्रेज नेचुरल पाइटी इन द पोएम द रेनबो. किसने डिसलाइक किया है इस फ्रेज को, नेचुरल पाइटी, जो उन्होंने द रेनबो में दिया? He believed that man was naturally impious, कि जो आदमी होता है वो प्राकृतिक रूप से impious होता है, and therefore Wordsworth phrase contradicted itself. और इसलिए जो वर्ड्सवर्थ का फ्रेज है वो भी अपने आप में कंट्राडिक्ट है. तो किसने डिसलाइक किया फ्रेंड्स? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. जॉन विलियम ब्लेक, ड्राइडन, मैथ्यू आर्नोल्ड या एस.टी. कॉलरिज. तो डेफिनेटली फ्रेंड्स विलियम ब्लेक ने ये नेचुरल पाइटी जो फ्रेज है इसको उन्होंने डिसलाइक किया था. क्लियर? उन्होंने कहा भाई मैन तो नेचुरली इम्पायस होता है, तो नेचुरल पाइटी का तो कोई मतलब ही नहीं है. वर्ड्सवर्थ एंड हिज फ्रेंड रॉबर्ट सदी एंड एस.टी. कॉलरिज बिकेम नोन एज. देखिए तीनों फ्रेंड कहाँ थे? वो एक ही डिस्ट्रिक्ट में रहते थे और उनको उस तिकड़ी को, ट्रायो को हम क्या कहते हैं? रॉबर्ट सदी, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ को लेक पोएट्स कहा जाता है. दे लिव्ड इन द एरिया. अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा उसने, लेक पोएट क्यों कहते थे? चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं. बिकॉज दे लिव्ड इन दिस एरिया, इट्स लैंडस्केप्स एंड पीपल इंस्पायर्ड देयर वर्क, द लैंडस्केप ऑफ द प्लेस
became an integral part of their poetry, all of these. तो डेफिनेटली फ्रेंड्स सारे ऑप्शन हैं भाई। उस एरिया में रहते थे, उस लैंडस्केप को, उन लोगों को उन्होंने अपने कामों में इंस्पायर किया है। विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फाइन फ्लावर ऑफ द 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट्री, किस वर्क को कहा जाता है? ये कहा जाता है फ्रेंड्स टिंटन एबी को। जो ड्रामेटिक लिरिक है उनका टिंटन एबी को कहा जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग सेड द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन? किसने कहा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा। और कौन सी पोएम में कहा, ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया है। Who opined that poetry cannot be produced by strictly following the rules laid down by the classicist? किसकी विचारधारा थी कि पोएट्री जो स्ट्रिक्टली फॉलोड रूल्स हैं, जो क्लासिसिस्ट ने दिए हैं, क्लासिकल ऑथर्स ने दिए हैं, ठीक, उससे पैदा नहीं होती। इस मस्ट फ्लो आउट नेचुरली एंड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द सोल ऑफ द पोएट। इसको तो नेचुरली और स्पॉन्टेनियसली ऑथर की जो आत्मा है उससे फ्लो होना चाहिए। तो किसकी विचारधारा थी, किसने कहा? ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा। द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ। अच्छा, किसने कहा कि द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ? कि वर्ड्सवर्थ की पोएट्री का जो पहला क्रिटिक था वो वर्ड्सवर्थ खुद था। यस, बड़ी अच्छी लाइन है भाई, बहुत ही प्यारी। पहली बार ही क्वेश्चन आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। लेकिन ये कहा तो अब्राहम ने था, सैली जॉनसन वर्ड्सवर्थ किसी ने नहीं कहा। ये M.H. अब्राहम ने ये रिमार्क किया था कि वर्ड्सवर्थ जो हैं वो अपनी पोएट्री के पहले ही क्रिटिक वर्ड्सवर्थ ही हैं। चलिए 81 पे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, लेकिन इजी क्वेश्चन। प्रिल्यूड में कितने बुक्स हैं? 14 बुक्स हैं ऑब्वियसली। वर्ड्सवर्थ इन हिज राइटिंग्स वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे प्रभावित थे अपनी राइटिंग में? S.T. कॉलरिज, गॉडविन और रूसो एंड इमानुअल कांट। तो किससे थे फ्रेंड्स? देखिए, कॉलरिज भी थे, गॉडविन भी थे, रूसो का भी था, सब पे प्रभाव था। तो डेफिनेटली आंसर आपका डी हो जाएगा। विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ एग्जिबिट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ विलियम गॉडविन? गॉडविन का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? गिल्ट एंड सोरो, बॉर्डर्स, प्रिल्यूड, बोथ A and B। तो भाई प्रिल्यूड पे तो दिखाई नहीं देता गॉडविन का, गिल्ट एंड सोरो पे और बॉर्डर पे, दोनों पे ही विलियम गॉडविन का प्रभाव वर्ड्सवर्थ पे दिखाई देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ? कौन सी बात विलियम वर्ड्सवर्थ को लेके सही नहीं है? कि वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स दैट हिज अर्लीस्ट वर्सेस वर ए टेम इमिटेशन ऑफ पोप्स वर्सिफिकेशन। वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स दैट कि उनके जो पहले वर्स हैं वो इमिटेशन है पोप का। चलिए, थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरे जीवन, ही नेवर वेवर्ड इन हिज फेथ इन हिमसेल्फ एंड हिज इमोर्टलिटी एज अ पोएट। कि अपने पूरे जीवन उन्होंने वेवर टू इन हिज फेथ इन हिमसेल्फ एंड हिज इमोर्टलिटी एज ए पोएट। तो वो अपनी जो इमोर्टलिटी थी या अपनी जो फेथ थी उससे कभी वो वेवर नहीं हुए, मीन्स उस पर वो टिके रहे। और लिरिकल बैलेट पब्लिश्ड हुआ इन कोकर माउथ में, और प्रीफेस जो कंप्लीट हुआ वो 1805 में, प्रिल्यूड 1805 में कंप्लीट हुआ। तो देखते हैं फ्रेंड्स जरा क्या ऑप्शन होना चाहिए। देखिए मिल गया, कह रहा नॉट करेक्ट। जो लिरिकल बैलेड है वो कोकर माउथ में जब रह रहे थे तब पब्लिश नहीं हुआ था। क्लियर, सीधी सी बात। बाकी तीनों ऑप्शन ओके। तो कभी कभी ये ट्रिक काम कर जाती है, एक ऑप्शन मिल जाए वो बता देता है भाई बाकी आंसर नहीं है, या कभी कभी तीन ऑप्शन आंसर नहीं होते तो चौथा अपने आप हो जाता है। चलिए, फार बेटर, जैसा भी हो। According to Wordsworth theory of poetry, how many stages are there in the process of poetic composition? पोएटिक कंपोजिशन में कितनी प्रोसेस होती, कितनी स्टेजेस होती हैं? तो स्टेजेस की बात करें तो 4 स्टेजेस होती हैं वर्ड्सवर्थ के अनुसार।
तो ऑप्शन आपका डी हो गया फोर्थ। आफ्टर हुम वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट, किसके बाद बने थे? इजी क्वेश्चन, रॉबर्ट सदी के बाद बने। हु हैज़ कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मोरल यूनक, मोरल यूनक तो किसने कहा फ्रेंड्स? मिल्टन, आर्नोल्ड, शैली या टी.एस. इलियट? तो डेफिनेटली पी.बी. शैली ने उनको मोरल यूनक कहा था। आगे बढ़ जाते हैं। वाई डज वर्ड्सवर्थ कंसीडर रस्टिक पीपल सूटेबल फॉर द सब्जेक्ट ऑफ पोएट्री? वर्ड्सवर्थ ने रस्टिक पीपल को, जो देहाती लोगों को, अपनी पोएट्री का सब्जेक्ट क्यों माना? बिकॉज दे आर क्लोज टू नेचर, क्योंकि वो प्रकृति के नज़दीक थे। बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम वैनिटी एंड आर्टिफिशियलिटी। बहुत फ्रेंड्स दोनों बातें हो गई, ए और बी। आर्टिफिशियलिटी से दूर थे और प्रकृति के नज़दीक रहते हैं। कौन? रस्टिक पीपल ऑब्वियसली। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स इज रिगार्डेड द पोएट ऑफ नेचर बोथ लॉ एंड इम्पल्स? किसको माना जाता है लॉ एंड इम्पल्स में पोएट ऑफ नेचर? तो कुछ नहीं सोचना, विलियम वर्ड्सवर्थ की यहाँ बात हो रही है। आंसर तो ओके है, क्लियर कट है। Who opined that the poet's task is, किसकी विचारधारा थी कि पोएट का जो टास्क है वो क्या है? टू ब्रेक थ्रू दिस क्रस्ट ऑफ कस्टम, जो कस्टम की पपड़ी जमी हुई है उसको तोड़ना है। रिमूव दिस फिल्म ऑफ फैमिलियरिटी एंड सॉफन दीज हार्डन हार्ट्स, और जो ये फिल्म है, इस फैमिलियरिटी की फिल्म को हटाना और जो हार्ट हैं उनको सॉफन करना, उनको सॉफ्ट करना। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स सदी, कॉलरेज, स्कॉट एंड वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है। वर्ड्सवर्थ ने इस लाइन को कहा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पीजीटी में अगर आ जाए तो फ्रेंड्स डेफिनेटली हम कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ तो हमें पता है भाई 4 ऑथर हैं, चारों में से ही आंसर दे रखा होगा इसने, और डेफिनेटली लेकिन अगर पीजीटी में क्लोजली वहाँ दे दे, चारों आपके रोमांटिक ऑथर ही दे दे 3-4, तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, किसने कहा? वर्ड्सवर्थ ने कहा टू मिल्टन, लंदन 1802 में। Who has written poetry as I am recommending is, as far as it is possible, a selection of the language really spoken by man? कि मैं जो पोएट्री जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, रेकमेंड कर रहा हूँ, वो जहाँ तक पॉसिबल है वो क्या है? एक लैंग्वेज का सलेक्शन है जो आदमी ने बोली है। रॉबर्ट सदी। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, ये तो किसकी बात हो गई? अब ऑप्शन ही गायब हो गए इस क्वेश्चन के, तो डेफिनेटली इसका आंसर भी वर्ड्सवर्थ होगा, जो भी हो, पोएट्री नहीं कहा, वर्ड्सवर्थ ने ही कहा इस लाइन को। हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट हैविंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोएट्री? किसने क्रिटिसाइज किया कि वो अपनी थ्योरी को अपनी पोएम में ही अप्लाई नहीं कर रहे? तो ये क्रिटिसाइज किया था फ्रेंड्स टी.एस. इलियट ने। Which sonnet of Gray Wordsworth examined in preface of lyrical ballad? प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स में जो 1802 एडिशन था उसमें एक सोनेट इन्होंने एग्जामाइन की थी, किसकी? ग्रे की, और वो थी ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बड़ा क्लोजली रिजेंबलिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन वो था रिचर्ड बेस्ट। तो ये रिचर्ड वेस्ट जो है, बी वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। द लिरिकल बैलेड्स वर बेटर अप्रिसिएटेड इन अमेरिका, अमेरिका में भी बड़ा अप्रिसिएशन मिला लिरिकल बैलेड्स को, इंग्लैंड से भी। और फर्स्ट एडिशन जो अमेरिका में आया था वो 1798, 1805, 1843, 1802। कब आया फ्रेंड्स? डेफिनेटली 1798, 1800, 1802 में लगता है मुझे कि अमेरिका में लिरिकल बैलेट का जो पब्लिकेशन था वो फर्स्ट टाइम अमेरिका में वो 1802 में पब्लिश हुआ। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ का कौन सी पोएम नहीं है? माइकल, रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंस, इट इज़ ए ब्यूटियस इवनिंग, द मे क्वीन।
देखिए ऊपर की दोनों पढ़ी हैं आपने, नीचे की दोनों नहीं पढ़ी होंगी। ब्यूटीफुल इवनिंग, हालांकि ब्यूटीफुल इवनिंग भी वर्ड्सवर्थ की है, और जो मे क्वीन है ये वर्ड्सवर्थ की नहीं है, ये टेनिसन की एक पोयम है। और 198 ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, मिस्टर रिचर्ड वेस्ट। 99 पे स्टी कॉलरेज, जस्ट ए मिनट, 99 फ्रेंड्स मिसिंग क्वेश्चन है, 200 पे आ जाते हैं। ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस, द डिस्क्रिप्शन बाय वर्ड्सवर्थ इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड। ओ ब्लेस्ड बर्ड, ओ ब्लेस्ड बर्ड, कौन से पक्षी की बात हो रही है? देखिए ज़रा, वर्ड्सवर्थ ने स्काईलार्क, नाइटिंगेल, आउल और कुकू, कुकू पे उन्होंने एक पोएम लिखी थी, टू कुकू। तो शायद टू कुकू, और ओ ब्लेस्ड बर्ड की अगर बात है तो टू कुकी की ही बात है, टू कुकू, यानी कुकू जो पक्षी है उसकी यहाँ बात हो रही है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए, अप टू 200 हम क्वेश्चन कर चुके हैं, और बाकी क्वेश्चन जो अगर इम्पोर्टेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे, नहीं मिलते तो और दूसरा ऑथर स्टार्ट करेंगे। बाकी क्वेश्चंस बिफोर एग्ज़ाम फिर एक कलेक्शन हम लेकर आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।